नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसी के तहत हम लोग दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपरों को सॉल्व करने लगे हैं। और इन्हीं मॉडल टेस्ट पेपरों में अब तक हम लोग मॉडल टेस्ट संख्या 5 सॉल्व कर चुके हैं और जो संस्थान ने टेस्ट आयोजन हो रहे हैं उसी के आधार पर उसका पीडीएफ और उसी के सॉल्यूशन के आधार पर हम लोग उसका सॉल्यूशन और डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हो जाने वाली परीक्षाओं के मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व देख सकते हैं और इसका पीडीएफ आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ से कर सकते हैं। तो अब तक मैं आपको बताऊं कि हम लोग आरओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा जो आगामी 11 फरवरी को है उसका टेस्ट सीरीज चला ही रहे हैं और इसके साथ ही यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज भी को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक हम लोग 5 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट नंबर 6। देखते हैं मित्रों, मॉडल टेस्ट नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसे ज़रा समझते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। क्या है? निम्न पर विचार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, जंतु उद्यान, पवित्र उपवन, सामुदायिक अभयारण्य और वनस्पति उद्यान उपरोक्त में से कितने जैव संरक्षण के स्वस्थानीय इन सीटों के तरीके हैं? ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, यानी जो आपके जीव हैं उनको संरक्षित करने के 2 तरीके हैं। एक तो क्या है, एक हमारा एक्स सीटो है और एक हमारा इन सीटो है। तो इन सीटो वो प्रोसेस होता है जहाँ पर ऐसा प्लेस होता है, ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जीव के जो नेचुरल, जो प्रकृति ने जो आवास बनाए हैं वहीं पर ही उनका संरक्षण किया जाता है। वो क्या होता है? इन सीटो, यानी प्रकृति द्वारा प्राकृतिक स्थान पर ही संरक्षण, मतलब जहाँ पर जीव पाया जाता है वहीं उनको संरक्षण किया जाए, वो क्या होगा? इन सीटो। एक मित्र होता है एक्स सीटो। क्या होता है? एक्स सीटो। वो स्थान होता है जहाँ जीव को या जंतु को ले जाकर उसका किसी और स्थान पर उसका संरक्षण किया जाता है और उन जीवों का ज़्यादातर उन जीवों का किया जाता है जो इंडेंजर्स हों, विलुप्त या लुप्त प्राय हों। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दिया गया है ऑप्शनों में, उसमें कौन सा जीव, ध्यान से, कौन सा जीव है जो क्या कर रहा है, जो आपका उद्यान मानव द्वारा निर्मित नहीं है, उसी स्थान पर ही जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। तो जरा देखते हैं हम लोग कौन कौन सा है आपका राष्ट्रीय उद्यान, जंतु उद्यान, पवित्र उपवन, सामुदायिक अभयारण्य और वनस्पति उद्यान। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कौन से ऐसे हैं जो एक्सीटो हैं, तो मित्रों सामुदायिक अभयारण्य और बॉटनिकल गार्डन, ये जो हैं ये एग्जाम्पल किसके हैं? एक्स सीटो के। किसके हैं? एक्स सीटो के। और ये जो 3 हैं वो किसके हैं? इन सीटो के। किसके हैं? इन सीटो के। तो यानी आपके कितने सही हैं? आपके ऑप्शन बी 3 क्या होंगे? सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्पादकता के संदर्भ में
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करिए विचार, क्या है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैविक पदार्थों के उत्पादन की दर है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं द्वारा नए जैविक पदार्थ के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैव उत्पादकता के बारे में बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो जरा देखें, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैविक पदार्थों के उत्पादन की दर है। ठीक है। दूसरी, द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं द्वारा नए जैविक पदार्थ के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी दो बातें की गई हैं। तो ये जैव उत्पादकता के संदर्भ में मित्रों, ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैव उत्पादकता, तो किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा का निरंतर निवेश एक आधारभूत आवश्यकता है। प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्राथमिक उत्पादकता एक जैविक पदार्थों के उत्पादन की दर है। ये बात बिल्कुल सही है। द्वितीयक की अगर हम बात करें, सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक उत्पादन दर है। ठीक, ये दोनों बातें सही हैं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैंकन रॉक्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है? फ्रैंकन रॉक्स। फ्रैंकन रॉक्स का पहला ऑप्शन है तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चट्टानें। बी, चट्टानें जो पिघले हुए प्लास्टिक से संदूषित और परिवर्तित हो गई हैं। सी, ज्वालामुखीय चट्टानें विभिन्न खनिजों के संलयन से निर्मित हैं। या डी, तटीय चट्टानों में निहित प्रागैतिहासिक समुद्री जीव के जीवाश्म। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रैंकन रॉक्स का सर्वोत्तम उदाहरण। तो मित्रों, फ्रैंकन रॉक्स एक प्रकार की कौन सी चट्टानें होती हैं? ये वो रॉक्स हैं जो एक प्रकार की मूंगा चट्टानें हैं। कैसी हैं मित्रों? मूंगा चट्टानें हैं। क्या हैं? मूंगा चट्टानें हैं। ठीक है। और यदि हम बात करें फ्रैंकन रॉक्स, यह प्लास्टिक प्रदूषण का परिणाम है। क्या है ये? चट्टानों के पिघले हुए प्लास्टिक से संदूषित और परिवर्तित हो गई हैं। यानी यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो इसका सही विकल्प जाना जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में और देखते हैं 4 में क्या है। पारिस्थितिकी पिरामिडों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैव मात्रा के एक सीधे पिरामिड में निचले पोषी स्तर पर ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर की तुलना में अधिक होती है। जैव मात्रा यानी जैव भार पिरामिड की अगर हम बात करें तो इस टाइप का पिरामिड होता है जैव भार, यानी पेड़ पौधे, सजीव जो क्या कहते हैं आपके शाकाहारी जीव, सर्वाहारी जीव। ठीक है, उसके बाद संख्या कम होती चली जाती है जीव एंड पर। आप ऐसे समझिए, ठीक है, एक पेड़ है, ठीक है, और एक मैदान है, उसमें बगीचा है, बगीचे में चिड़ियाँ आती हैं, बिल्ली आते हैं, शिकार कर पक्षी आते हैं। तो ऊपर जितना स्तर जैव भार का बढ़ता जाता है उनका पिरामिड सीधा हो जाता है। ठीक है। दूसरे आ जाओ, समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है। ऐसी बात नहीं है, सामान्यतः सीधा नहीं होता है समुद्र में। क्या? समुद्र में जैव पिरामिड की अगर हम बात करें, निम्न पोषण स्तर की मात्रा ऊपर के पोषण स्तर से अधिक होती है। ठीक है, पिरामिड प्रायः अगर हम यहाँ पे बात करें, जो दूसरा बात की जा रही है, तो ये सामान्यतः सीधा नहीं, सामान्यतः उल्टा होता है। जबकि पहला सही है, दूसरा गलत है। क्या है? दूसरा गलत है। तीसरा देखें, ऊर्जा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। ऊर्जा पिरामिड भी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा जो है अपने उच्च स्तर से क्या होती है, निम्न स्तर से अपने अगले स्तर पर पहुंचती है तो उसकी मात्रा घटती हुई जाती है। यानी आपका ऊर्जा स्तर भी पिरामिड क्या होगा? हमेशा सीधा होगा, यानी उल्टा नहीं होगा। यानी तीसरा भी ऑप्शन हमारा सही है। इसके जरा और देखें, अगला क्या है कुछ।
क्या कह रहा है, इस उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। उपयुक्त में से 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं 5 क्या कह रहा है। समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमको भी बताइए विचार करते हुए। क्या कह रहा है, सह उपकारिता दोनों जातियों को लाभ होता है, ये बात बिल्कुल सही है। स्पर्धा एक जाति को लाभ होता है, दूसरी अप्रभावित हो रहती है, नहीं प्रभावित होगी, ये गलत है। सहभोज्यता एक जाति को लाभ होता है, दूसरी को हानि होती है, ऐसी बात नहीं है, एक के दोनों को नहीं होती है। क्या है, सहभोज्यता की अगर हम बात करें, एक जाति को लाभ होता है, दूसरी को ना लाभ होगा ना हानि होगी। क्या होगी, वो सहभोज्यता होगी, ना लाभ होगा और ना हानि होगी, ना लाभ ना हानि। अगर हम स्पर्धा की बारे में बात करें, सह उपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, स्पर्धा में दोनों जातियों को हानि होती है, यानी इसमें एक सही है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं, एक सही है, एक ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा, 6 पर सॉरी, उसको समझते हैं। अनुवांशिकता रूपांतरित जीएम पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमको भी बताइए। अजैव प्रतिबलों पर के प्रति फसलें अधिक सहिष्णु बन जाती हैं। अजैव प्रतिबलों पर फसलें असहिष्णु बन जाती हैं, ये बात सही है। रासायनिक पीड़कनाशकों पर निर्भरता कम करता है, ये भी बात सही है। फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में सहायता करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पौधों द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता को बढ़ाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और खाद्य पदार्थों में पोषण स्तरों को बढ़ाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी उपरोक्त में से जीएम जेनेटिक में रूपांतरित पौधों में कितने लाभ हैं, ये सभी लाभ हैं, यानी ऑप्शन 5 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय MOEF&CC के तहत कार्य करता है। MOEF&CC के केंद्रीय मंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं। थर्ड है आपका क्या, समिति आनुवंशिकता निर्मित जेनेटिक इंजीनियरिंग के जीवों में निर्मुक्ति के संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, ठीक है। तो पर्यावरण वन मंत्रालय के अधीन तहत कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सही है। MOEF&CC केंद्रीय मंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं, नहीं। सचिव कौन, सचिव इसके सदस्य अध्यक्ष होते हैं, सचिव ये नहीं होते हैं, सचिव होते हैं। और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदारी सही है। तो कितने कथन सही हैं, 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है 8, उसे समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये इंग्लिश वर्जन के लिए कमेंट आया था, ठीक है। चौथा, तीसरा, चौथा, बाकी आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से इंग्लिश वर्जन का कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा बायो पायरेसी की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ए, व्यवसायीकरण और समाज के समग्र लाभों के लिए जैव संसाधनों से प्राप्त उपयोगी उत्पादों की व्यवस्थित खोज। बी,
क्षतिपूर्ति भुगतान या अनुमति के बिना जैविक संसाधनों का अवैध दोहन। सी, आयुध निर्माण के लिए जैविक संसाधनों का गैर जिम्मेदाराना साझाकरण। डी, निजी संस्थाओं द्वारा जैविक संसाधनों के उपयोग को विनियमित करने में सरकार की भूमिका। तो यहाँ पर इसका क्या सही होगा? तो यहाँ पर इसका बी क्या होगा हमारा? सही होगा। क्षतिपूर्ति भुगतान अनुमति के बिना जैविक संसाधनों का अवैध दोहन बायोपायरेसी कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और 9 समझते हैं क्या कह रहा है 9 हमसे। जैव सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भौतिक प्रणाली है जिसका उपयोग संदूषित संस्थलों को साफ करने के लिए किया जाता है। 2, इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण में संदूषकों के निम्नीकरण के लिए रसायनों का उपयोग शामिल है। 3, यह मृदा, जल और वायु से विभिन्न प्रदूषकों को नष्ट करने या हटाने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करता है। 4, यह केवल जैविक प्रदूषकों के उपचार में प्रभावी हैं और अकार्बनिक संदूषकों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, देखते हैं। यह भौतिक प्रणाली के लिए इसका उपयोग संदूषित स्थलों पर साफ करने के लिए किया जाता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण संदूषकों की निम्नीकरण के लिए रसायनों का उपयोग नहीं, उच्चीकरण के लिए होता है, ये भी गलत है। यह मृदा, जल और वायु विभिन्न प्रदूषकों को नष्ट करने या हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह केवल जैविक प्रदूषकों के उपचार में प्रभावी है और कार्बनिक संदूषकों में उपयोगी नहीं है। नहीं, कार्बनिक संदूषकों के लिए भी उपयोगी है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा यानी 1 सही है। उपरोक्त में से कौन सा सही होगा? केवल 1 यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और देखते हैं 10 क्या कह रहा है। ताप विघटन, ठीक है, पाइरोलिसिस में शामिल प्राथमिक प्रक्रिया क्या है? ए, कार्बनिक पदार्थों का दहन। बी, ठोस अपशिष्ट का विद्युत में रूपांतरण। सी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक अपघटन। और डी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कम तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक अपघटन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर यदि हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक अपघटन, ताप विघटन क्या है? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? हाई सी आर पर संयुक्त राष्ट्र संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाई सी महासागर के वे क्षेत्र हैं जो किसी देश की जलीय सीमा के ठीक बाद स्थित हैं और किसी देश का अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। क्या हैं? हाई सी। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? हाई सी महासागर के वे क्षेत्र हैं जो किसी देश के जलीय सीमा के ठीक बाद स्थित हैं और किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। ठीक है, तो अगर हाई सी की बात करें, किसी देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं जो 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर तक विस्तृत हैं, जो किसी देश की जलीय सीमा के ठीक बाद स्थित होते हैं। नहीं, ये जलीय सीमा के 200 मील तक होते हैं। ठीक है, 200 माइल्स, नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा हाई सी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पॉइंट। यह संधि विधिक रूप से बाध्यकारी के अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जिसे समुद्री कानून संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS की रूपरेखा के अंतर्गत विकसित किया गया है। ये बात सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर
और देखते हैं 12 क्या कह रहा है। वन वेव इंडिया 2 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 इस ब्रॉडबैंड समूह का वाहक वाहन है। 2 यह निम्न पृथ्वी कक्षा लियो पृथ्वी ध्रुवीय कक्षा में संचालित होता है। सी निम्न लेटेंसी समाधान प्रदान करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? वन वेव इंडिया 2 मिशन के संदर्भ में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये सही है। निम्न पृथ्वी कक्षा लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट ये भी सही है। निम्न लेटेंसी समाधान ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन क्या है हमारे सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये कथन तो सही हो गया। कथन 2 महिला दिवस पहली बार 1911 में क्लोरा जेटिकन द्वारा किसके द्वारा? क्लोरा जेटिकन द्वारा 8 मार्च को मनाया गया था। महिला दिवस 1911 में क्लोरा जेटिकन के द्वारा। ठीक है, तो 8 मार्च को महिला दिवस होता है, ये कथन तो सही है, लेकिन ये कथन सही नहीं है। क्लोरा जेटिकन द्वारा नहीं मनाया गया, जबकि यूएनए ने डेनमार्क में कोपेनहेगन के सहमत पर 19 मार्च को ऑस्ट्रिया डेनमार्क में स्विट्जरलैंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मनाया गया था। कब मनाया गया था? 19 मार्च को। ठीक है, तो एक सही 2 गलत, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 15 पर। 14 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित देशों में विचार कीजिए। बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ईरान, ओमान। उपरोक्त में से कितने देश सऊदी अरब के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं? कितने देश सऊदी अरब के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं? तो सऊदी अरब के साथ कितने देश कर रहे हैं? बहरीन, जॉर्डन, ईरान, कुवैत। तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करें सऊदी अरब से सीमा साझा करने वाले देशों की बात करते हैं, तो यहाँ पर इराक, जॉर्डन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ठीक है, और आपका सूडान और यमन। कौन है? सूडान और कतर, ओमान, यानी बहरीन नहीं, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, ये 4 करते हैं, यानी ऑप्शन सी होगा। इनके अलावा यदि हम बात करें तो करते हैं आपके कौन? यूएई, सऊदी अरब से यूएई करता है, और आपका कतर करता है। इसके अलावा कौन करता है? यूएई और कतर सीमा साझा करता है सऊदी अरब से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है 15? उसे देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2+2 प्रणाली दोनों की व्यापक सामरिक साझेदारी का हिस्सा है। 2 दोनों देश पारस्परिक रसद समर्थन समझौते के पक्षकार हैं। सी भारत और ऑस्ट्रेलिया शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, 2, 3 और कोई भी नहीं। ठीक है, केवल 1, 2 और 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि बात करें 2+2 की वार्ता प्रणाली में कौन से कथन यहाँ पर सही होंगे, उस पर बात की जा रही है। 2+2 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच है। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी है, ये बात बिल्कुल सही है। ये दोनों पारस्परिक रसद समझौते के अंतर्गत क्या है, समझौते के पक्षकार हैं, ये भी बात क्या है हमारी बिल्कुल सही है। भारत ऑस्ट्रेलिया शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य नहीं, भारत तो है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यानी सहयोग संगठन नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
16 एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनॉल कम प्रदूषणकारी है और पेट्रोल की तुलना में कम लागत के समान दक्षता प्रदान करता है। ये बात सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2035 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि 2035 नहीं 2025 रखा गया है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, देखते हैं 17 क्या कह रहा है। पहला, निम्नलिखित में से कौन कराकोरम विसंगति का सर्वोत्तम वर्णन करता है। वैश्विक तापन के कारण कराकोरम क्षेत्र में असामान्य रूप से हिमनद की मात्रा में तेज गिरावट देखी गई है। ये बात गलत है। कराकोरम श्रेणी में हिमनदों की मोटाई और द्रव्यमान में रहस्यमय और संगत वृद्धि हुई है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में हिमनद पीछे हट रहे हैं। ये बात तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं सी में क्या बोला गया है। कराकोरम के क्षेत्र में अत्यधिक तापमान के उतार चढ़ाव के कारण बदलते मौसम के प्रारूप का वर्णन के लिए उपयोग किया जाने वाला पद है। ये बात गलत है। कराकोरम पर्वत में अद्वितीय वैज्ञानिक संरचना के क्षरण में प्रति साधारण रूप से प्रतिरोधी बना दिया है। ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ सोइल कार्बन इन ग्रॉसलैंड रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। इसको खाद्य संगठन FAO द्वारा जारी किया जाता है। ये बात सही है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अधिकांश घास के मैदान नकारात्मक कार्बन संतुलन हैं। अगर हम बात करें इस नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अधिकांश घास के मैदान नकारात्मक कार्बन संतुलन नहीं बल्कि सकारात्मक कार्बन संतुलन के रूप में वर्णित हैं, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो गया। कौन सा सही है, केवल पहला सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI और रखरखाव के लिए भू विरासत स्थलों तथा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा करता है। भू विरासत स्थलों को यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क कार्यक्रम के तहत घोषित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक और ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो भारतीय सर्वेक्षण GSI संरक्षण और रखरखाव के लिए भू विरासत स्थलों तथा राष्ट्रीय वैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा करता है। ये बात क्या है, हमारी सही है। भू विरासत स्थलों को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क कार्यक्रम तहत घोषित किया नहीं, ये बात नहीं है। इनको जो घोषित किया है जियो पार्क हेतु 44 देशों में स्थित स्थल जियो पार्कों से भिन्न होते हैं, ठीक है, इसलिए ये सही नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, क्या है देखते हैं। पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वे रात्रिचर कृंतक हैं। भारतीय और चीनी दोनों पेंगोलिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित हैं। संकट की स्थिति में ये जीव सुरक्षा के लिए स्वयं को गेंद की भांति सिकोड़ सकते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पेंगोलिन क्या है, तो मित्रों पेंगोलिन रात्रिचर नहीं, क्या पेंगोलिन आपका रात्रिचर कृंतक नहीं है। पेंगोलिन रात्रिचर है, पेंगोलिन रात्रिचर तो है लेकिन वो कृंतक गण से संबंधित नहीं है, ठीक है, जो बिलों को खोदते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में मृदा वातांकित करने में नमी नियोजित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कृंतक नहीं है, बिल नहीं खोदता है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें भारतीय चीन दोनों ने पेंगोलिन वन्यजीव संरक्षण 1972 सूची 1 में डाला, ये बात सही है। संकट की स्थिति में जीव सुरक्षा स्वयं को भांति सिकोड़ सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यानी दो कथन क्या होंगे, हमारे सही होंगे। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, देखते हैं 21 में क्या कह रहा है ये।
लिक्विड नैनो यूरिया LNU के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारंपरिक यूरिया दक्षता लगभग 25% है, जबकि LNU की दक्षता 100% तक हो सकती है। लिक्विड नैनो यूरिया का छिड़काव प्रत्यक्ष रूप से पत्तियों पर किया जाता है, जिसे पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसका उत्पादन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा किया गया है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं हमारे सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन हमारे सही हैं? पारंपरिक यूरिया दक्षता लगभग 25%, जबकि LNU दक्षता 100% तक हो सकती है। ये बिल्कुल गलत है। पारंपरिक में अगर हम बात करें, पारंपरिक यूरिया लगभग 25%, लिक्विड नैनो यूरिया की दक्षता 100 नहीं बल्कि 85 से 90% है। ठीक है। लिक्विड नैनो यूरिया का छिड़काव प्रत्यक्ष रूप से पत्तियों पर किया जाता है, जिसे पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका उत्पादन कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR द्वारा किया गया है। तो अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो ये इफ़को के द्वारा विश्व भर के किसानों के लिए पेश किया गया था। ICAR द्वारा नहीं बल्कि इफ़को के द्वारा। ठीक है। तो तीसरा गलत, केवल एक सही, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या कह रहा है 22, उसे समझते हैं। भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रक्षेप पथ को विकास एवं बाध्य संस्थाओं के लक्ष्यों के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्रों के व्यापार का नियामक है। एक कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र 100 टन CO2 इक्विवेलेंट के बराबर होती है। तो कितने कथन सही हैं ये बताना है हमें। ठीक है। ठीक है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रक्षेप पथ में लक्ष्यों के लिए उत्तरदायी है। ये बात बिल्कुल सही है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC व्यापक नियामक है। ये भी बात सही है। एक कार्बन प्रमाण पत्र 100 टन कार्बन के बराबर है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि एक कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र 1 टन, कितने, 1 टन C2O के बराबर है। यानी तीसरा गलत, 2 सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। व्यापार योग्य वस्तु के रूप में कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट की अवधारणा सबसे पहले आई। वियना अभिसमय से, कार्टजेना प्रोटोकॉल से, क्योटो प्रोटोकॉल से, या पेरिस समझौते से? किससे, वियना या क्योटो? तो व्यापार योग यानी कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से आई थी। किससे आई थी? क्योटो प्रोटोकॉल से 1997 में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कह रहा है 24, उसे समझते हैं। एशियाई देशों शेरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल भारत के वनों में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? भारत के वनों में पाए जाते हैं। ठीक है। अफ्रीका शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेरों का दूसरे अधिवास के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात एशियाई शेरों के लिए दूसरा बनाया जा रहा है। ठीक है। यानी पहले 2 तो सही हैं, जबकि दूसरा हमारा तीसरा गलत है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान नहीं, वर्धा राष्ट्रीय उद्यान, वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य इसके लिए बनाया जा रहा है, न कि मरुस्थल। गुजरात के अभ्यारण्य से 100 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर मित्रों? 100 किलोमीटर। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर 25 पर। क्या कह रहा है 25? निम्नलिखित में से किस देश ने कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए कृत्रिम लिक्विड ट्री बनाए हैं, जिन्हें लिक्विड 3 भी कहा जाता है? तो चीन, रूस, इजराइल, सर्बिया। तो मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किसने बनाए हैं? बेलग्रेड और सर्बिया ने
बनाया है। इसके अलावा बेलग्रेड और है जिसने ऐसा काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या कह रहा है 26? दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन, क्या दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन प्राप्त किए जाते हैं काष्ठ से, घास से, चुकंदर से, सूक्ष्म शैवाल से, आनुवांशिकता के रूपांतरण से। तो अगर हम बात करें पहली पीढ़ी से ईंधन के बारे में, तो मित्रों अब तक कार्बन की जो पीढ़ियां बनाई गई हैं वो किसी कार्बन पदार्थों के मृत के समय के आधार पर बनाई हैं, बायोफ्यूल। तो पहली पीढ़ी के अंतर्गत मक्का, जौ, गन्ना, सूरजमुखी के तेल, सोयाबीन, बसा, चुकंदर, सुक्रोज जैसी फसलों से प्राप्त किया जाता है। किससे? सुक्रोज जैसी फसलों से। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में अगर हम बात करें तो कृषि अपशिष्ट, काष्ठ के टुकड़े और घास जैसी चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। कौन से? कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट काष्ठ से और घास से। ठीक है, इसके अलावा कृषि अपशिष्ट और हैं, कौन हैं? कृषि अपशिष्ट। ये दूसरी पीढ़ी है हमारी। कौन सी पीढ़ी है मित्रों? दूसरी पीढ़ी है। जो पीढ़ियां हैं ये सेकेंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में चुकंदर है, मक्का है और मित्रों आपका गन्ना है और सूरजमुखी है। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन के से बात की गई है। तीसरी पीढ़ी में बात करें तो शैवाल से। ये कौन सा है आपका? थर्ड पीढ़ी। कौन सी है मित्रों? थर्ड पीढ़ी से बात की जाती है। चौथी पीढ़ी में अगर हम बात करें, चौथी पीढ़ी में मित्रों, तो चौथी पीढ़ी जो है वो आपके जैव ईंधन के ताप अपघटन, किसके? जैव ईंधन के ताप अपघटन के आनुवांशिकता रूपांतरित के कारण। तो यानी आपका दूसरी पीढ़ी के कितने सही हैं? केवल 2 सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर और देखते हैं 27 क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्मेलन में प्रतिभागी देशों के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई हैं। अर्जेंटीना में हुए सम्मेलन के बाद यह जल को समर्पित संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सम्मेलन है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सम्मेलन है। ठीक है, तो इसमें से कौन से कथन सही हैं ये बताने हैं मित्रों। तो सम्मेलन में प्रतिभागियों को बाध्यकारी प्रतिबद्धता निर्धारित की गई हैं, ये बात गलत है, बाध्यकारी नहीं है। बात जल को समर्पित संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सम्मेलन है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 28। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, एरोसोल स्प्रे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और हेलोन उपयुक्त में से कितने समताप मंडल में ओजोन परत को प्रभावित करते हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 और सभी 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन जो समताप मंडल को प्रभावित करता है, तो ये सारी चीज़ें समताप मंडल को प्रभावित करती हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है? मीठे पानी को दीपोर बिल झील स्थित है। मीठे पानी की दीपोर बिल झील असम, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम। तो ये झील मित्रों स्थित है आपकी असम में। कहाँ पर है? असम में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। कौन से में चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 पर। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 30? राज्य सरकार भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1927 के तहत किसी भी वन को आरक्षित एवं संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। ओके। 2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केंद्र सरकार को अनुमति के बिना गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग प्रतिबंधित है। तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? पूर्णतः सही हैं।
तो आपका कौन सा कथन सही होगा? सी कथन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या कह रहा है 31 समझो। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बात सही है, विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को की। ठीक है। दूसरा विश्व की जैविक विविधता में सबसे प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। ये भी सही है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य स्थित हैं। ये भी बात सही है। यानी तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 32। क्या कह रहा है 32? इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छठवीं पीढ़ी 6G के वायरलेस तकनीक 5G नेटवर्क की तुलना में अधिक आवृत्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगी। टेराहर्ट्ज़ तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर अवरक्त तरंगों की सूक्ष्म तरंगों के माध्य आपतित होती हैं। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? उपरोक्त कथनों पर विचार करना है और कौन से सही हैं। छठी वायरलेस तकनीक जो है वो 5G की तुलना में सक्षम है। बात सही है। टेराहर्ट्ज़ तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को तरंगों सूक्ष्म तरंग करती हैं। ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर 33 पर। क्या कह रहा है 33? उसे समझते हैं। DNA वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें DNA के छोटे से हिस्से का उपयोग किया जाता है जो एक विशिष्ट प्रतिजन हेतु रोगजनक से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को त्वरित करने के लिए कोड करता है। GY कोविड-D विश्व की पहली और विश्व की स्वदेशी तौर पर विकसित DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन है। यह तीसरी पीढ़ी की वैक्सीन है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। कौन सा ऑप्शन क्या है? सही है। तो यहाँ पर बात करते हैं। ये जो बात की गई है तीनों ऑप्शनों की, ये तीनों ऑप्शन मित्रों क्या हैं? हमारे सही बातें हैं। तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है 34? उसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? एडिस इजिप्ट जीका संक्रमण और डेंगू को संवहित करता है। एडिस इजिप्ट और जीका संक्रमण डेंगू को संवहित करता है। सही है। डेंगवाक्सिया जीवित क्षीण डेंगू वायरस को निर्मित वैक्सीन है। ये भी बात बिल्कुल सही है। कौन से सही हैं? 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड के इतिहास को उजागर करना है। तो यहाँ की बात सही है। ठीक है। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एरोस्पेस का बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ऐसा नहीं है। यह नासा का अंतर्राष्ट्रीय ESA और कनाडाई एजेंसी, किसके? कनाडाई, जापान की नहीं, कनाडा एरोस्पेस एजेंसी के अंतर्गत है। ठीक है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड के इतिहास को उजागर करना। ये बात बिल्कुल सही। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यही उद्देश्य है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल 2 सही है। यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 क्या कह रहा है? सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र STPP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में है। सिंगरेली के बारे में ये बात की गई है। ओके, ये बात सिंगरेली के लिए अगर हम ये कहें तो ये सिंगरेनी जो है वो आंध्रा में नहीं, अब किस में चला गया है? तेलंगाना में चला गया है। ठीक है। यह देश के राज्य सार्वजनिक उपक्रम का पहला जिसके पास फ्लू गैस डिसफॉलराइजेशन संयंत्र है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी 36 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
37 क्या कह रहा है 37 उसे समझिए। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल में कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों को ऑक्साइड बनाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। BOD का उच्च मान जल में कम घुलनशील ऑक्सीजन सामग्री को इंगित करता है। यह जल प्रदूषण को मापने की एक विश्वसनीय तरीका है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? क्या पूछ रहा है? उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो BOD के बारे में बात की जा रही है। तो BOD क्या होती है? जल के नमूने में निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विखंडित करने के लिए जीवाणु जो आवश्यक होते हैं उसे BOD कहा जाता है। जबकि यहाँ पे बात करें कार्बनिक यौगिकों को ऑक्साइड बनाने के लिए आवश्यक नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। BOD उच्च मान वाले कम घुलनशील ऑक्सीजन सामग्री इंगित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जल प्रदूषण मापने का एक विश्वसनीय तरीका है। जल प्रदूषण मापने के लिए BOD जैव निम्नीकृत सामग्रियों में से निर्मित है, इसलिए विश्वसनीय तरीका को इसे नहीं माना जा सकता है इसे। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल एक ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, देखते हैं रमन प्रभाव प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन है जो तब होता है जब प्रकाश किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित होती है। 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विकिरण के मध्य परस्पर क्रिया का अध्ययन है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2 और इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों कथन क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं, यानी C ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है 39 उसे समझिए। खगोल विज्ञान के संदर्भ में बिग डिपर शब्द है। बिग डिपर शब्द क्या है इसके बारे में अगर हम जानें, तारामंडल उर्सा मेजर के तारों का एक समूह है। छोटा बर्फीला पिंड जो अंतरिक्ष में गतिमान है। एक प्राकृतिक उपग्रह जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है। अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल जिससे तारों और ग्रह तंत्रों का निर्माण होता है। तो खगोल विज्ञान के संदर्भ में बिग डिपर के बारे में अगर हम बात करें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली 44 रिलीज कर इसके बारे में बात की है कि तारामंडल उर्सा मेजर्स का एक समूह है ये खगोल डिपर यानी बिग डिपर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 उसे समझते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों में कौन पर विचार कीजिए। युग्मों पर क्या है देखिए, मुद्राएं हैं वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। तो देखते हैं कौन सी मुद्रा है किससे संबंधित। वरद मुद्रा क्या होती है मित्रों? वरद मुद्रा के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, वरद मुद्रा में दाहिना हाथ नीचे की ओर फैला होता है जबकि हथेली बाहर की ओर उदारता, करुणा और इच्छाओं का प्रतीक है। ज्ञान का संरक्षण, बुद्ध की शिक्षाओं, ये बात बिल्कुल गलत है। अभय मुद्रा निर्भयता, सुरक्षा, निर्भीकता दूर करना, ये सही है। भूमि स्पर्श आत्मज्ञान की प्राप्ति, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी अगर हम बात करते हैं कितने कथन सही सुमेलित हैं, 2 कथन हमारे क्या हैं? सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन बी हमारी सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या कह रहा है? भारत में महिला पुरुष रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? तो भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ये शुरू की गई थी सांख्यिकी, कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत में प्रमुख दर्रों के संदर्भ में विचार कीजिए। जोजिला दर्रा पूर्वी हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी हिमालय श्रेणी में अवस्थित है जोजिला दर्रा। ठीक है भाई,
देखते हैं। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो मित्रों रोहतांग दर्रे के बारे में तो ये बात बिल्कुल सही है, ये पूर्व पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। जबकि जोजिला दर्रा लद्दाख में है, तो ये पूर्वी हिमालय में नहीं है, यानी केवल बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है 43, उसे समझते हैं। इनमें पर विचार कीजिए। इसमें रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। उर्वरक निर्माण से निकलने वाला एक अपशिष्ट उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फास्फोरस और जिप्सम के संदर्भ में कितने सही हैं? केवल 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें फास्फोरस और जिप्सम के संबंधित में से कौन से कथन सही हैं, तो रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम, थोरियम, रेडियम भी शामिल हैं। ठीक है, फास्फोरस और जिप्सम के संबंधित अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, फास्फोरस जिप्सम सौंदर्य के लिए प्रस्तुत किया जाता है, सही है ये बात। सड़क निर्माण में ये भी बात सही है इसमें। ठीक है, फास्फोरस और जिप्सम के बारे में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग निकालने में, अपशिष्ट उर्वरक निर्माण में, ये भी बात सही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसमें रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, ये बात गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। देखते हैं 44 क्या कह रहा है 44 हमसे। वायुमंडल को मुख्यतः क्षोभमंडलीय प्रदूषण के रूप में अध्ययन किया जाता है, सही बात है। क्षोभमंडल अवांछनीय ठोस गैसीय कणों का एक अशांत क्षेत्र है जिसमें वायु अधिक, जलवाष्प तथा मेघ स्थित होते हैं, ये भी बात सही है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर और देखते हैं 45 क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है 45, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड मनुष्य एवं जंतुओं दोनों के लिए विषाक्त है। नाइट्रेट मृदा विषाक्त पदार्थ के रूप में कार्य करती है। 3 कार्बन मोनोऑक्साइड में अंगों तथा ऊतकों में ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित करने की क्षमता होती है। कौन से कथन सही हैं? सल्फर डाइऑक्साइड मनुष्य और जंतुओं के लिए विषाक्त है, ये बात बिल्कुल सही है। नाइट्रेट मृदा विषाक्त पदार्थ के रूप में करती है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड में अंगों तथा ऑक्सीजन की बाधा क्षमता होती है, ये सही है। यानी 1 और 3 बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या है 46? कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल क्षोभमंडल तक ही सीमित है। 2 यह श्वसन और चूना पत्थर के अवघटन द्वारा वायुमंडल में निर्गमित होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो मित्रों ये दोनों कथन आपके क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है 47, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा जल का पीएच मान उदासीन होता है। ओके, जब पीएच मान 7 से कम हो जाता है तो वर्षा जल अम्लीय वर्षा में परिवर्तित होती है। तो वर्षा जल का मान पीएच से सामान्यतः अगर हम बात करें वर्षा जल का मान तो 5.6 होता है। कितना होता है? 5.6। ठीक है, तो ये कथन तो हमारा पूर्णतः गलत है। 7 से कम हो जाता है तो वर्षा जल अम्लीय वर्षा में परिवर्तित हो जाती है। कम हो तो उसे अम्ल वर्षा कह देते हैं। 5.6 से ही कम हो तो उसे अम्ल वर्षा कह देते हैं, यानी ये गलत है। तो डी ऑप्शन सही होगा, ना ये सही ना 2 सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना, प्राकृतिक गैस का अधिक उपयोग करना, मृदा में चूर्णीय चूना पत्थर मिलाना, कार में उत्प्रेरकीय परिवर्तक का उपयोग करना, उपयुक्त में से कितने उपाय अम्लीय वर्षा को कम करने के लिए हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और 4। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा,
तो यहाँ पर मित्रों ये चारों ऑप्शन क्या हैं हमारे सही होंगे, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या कह रहा है 49, पार्टिकुलेट्स कणकीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कवक, फफूंद, धूल और शैवाल वातावरण में कणकीय निर्माण करते हैं। मनुष्य को वायु में पाए जाने वाले सभी पार्टिकुलेट्स कणकीय से एलर्जी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? कौन से कथन क्या है हमारे? कौन से कथन हमारे सही हैं उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं कौन से कथन हमारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है, कवक, फफूंद, धूल, शैवाल कणकीय निर्माण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पाए जाने वाले सभी पार्टिकल कणकीय एलर्जी होती नहीं, सभी में नहीं होती है, केवल एक सही है हमारा, यानी 49 का एक हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 पर। निम्न पर विचार कीजिए। शीत आर्द्र जलवायु, उष्ण शुष्क धूपमयी जलवायु, धूम, कोहरे, सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण, ऑक्सीकारक अभिकर्मों की उच्च सांद्रता, सामान्यता घूम कोहरे के लिए उपरोक्त में से कितनी स्थितियां आवश्यक हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन और सभी चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, धूम कोहरे दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः धूम कोहरे जो ठंडी नम जलवायु में होता है, ठीक है, शीत आर्द्र जलवायु में, ठीक है, तो यानी उष्ण शुष्क धूपमयी जलवायु, धूम कोहरे, सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण और अभिकर्मकों की सांद्रता। देखते हैं क्वेश्चन। शीत आर्द्र जलवायु, उष्ण शुष्क धूपमयी जलवायु, धूम कोहरे, सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीकारक अभिकर्मों की उच्च सांद्रता, ये भी बात बिल्कुल सही है। जबकि शीत आर्द्र जलवायु और धूपमयी जलवायु में धूम कोहरा नहीं बनता है। ठीक है, धूम कोहरे की अगर हम बात करें तो ये कोहरा और वायु प्रदूषण का एक संयुक्त क्या होता है, मिलन होता है, जिससे हम देखते हैं शहरों में फॉग सा छा जाता है। तो उसी के विषय में कितनी स्थितियां बन रही हैं, दो स्थितियां बन रही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह संसाधनों के निष्कर्षण तथा उपभोग को अधिकतम करता है। 2, यह अपशिष्ट को कम करता है और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देता है। 3, इसका उद्देश्य पर्यावरणीय संबंधी विनियमों को कम करना है। कितने कथन सही हैं? क्या है इसमें, कितने कथन हमारे सही हैं? तो संसाधनों के निष्कर्षण चक्रीय अर्थव्यवस्था में क्या है मित्रों? चक्रीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों के निष्कर्षण उपभोग को अधिकतम करना, ये बात गलत है। उपभोग को निम्नतम करने की बात की जाती है। ठीक है, निष्कर्षण से अपशिष्ट को कम करता है और संसाधन दक्षता को बढ़ाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी विनियमों को कम करना नहीं, विनियमों को कम करना नहीं है। इसका बात अगर हम करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक सही है, ऑप्शन 3 हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52।
क्या है? भारत में भूमजल प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंचाई के लिए भूमजल अत्यधिक दोहन भूमजल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। भूमजल के अत्यधिक दोहन से कृषि से उर्वरक और कीटनाशक जैसे प्रदूषक भूमजल में प्रवेश कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक और ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे संरक्षित क्षेत्र आसपास आघात अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं। वे मानव पशु संघर्ष को कम करने में स्वस्थानीय संरक्षण में सहायता कर सकते हैं। इको सेंसिटिव जोन, इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया जाता है। तो यहाँ पर बताना है कितने ऑप्शन सही हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो वे संरक्षित क्षेत्र जो आघात अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जोन को बांट दिया जाता है सेंसिटिव, ठीक है, बफर जोन में। तो बफर जोन के अंतर्गत आ जाएगा। मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। वन संरक्षण 1972 के तहत इन्हें बनाया गया था। तो अगर हम ये बात करें तो इनको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है, 86 के अंतर्गत। तो यानी कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या है 54? उसे समझते हैं। प्रोसेप्स चिलेंसिस नामक पौधे को कभी कभी समाचारों में क्यों उल्लिखित किया जाता है? इसका अर्क सौंदर्य प्रसाधनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अर्क का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण क्या है? इसके अर्क का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। ओके, यह प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है। मांस के कच्चे माल का एक स्रोत है। एक आक्रामक पौधा है जिससे देसी वनस्पतियों का संक्षोत्रण को खतरा है। प्रोसेसिंग चिलेंसिस जो समाचार पत्रों में प्रचलित था, तो यह एक ऐसा आक्रामक पौधा है जो देसी वनस्पतियों को संक्षेत्रण के खतरे के रूप में पहचाना गया है, ठीक है। जो दक्षिणी अमेरिका, अगर हम इसको बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका के कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाया गया। कहाँ पर पाया गया है? अर्जेंटीना में, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या कह रहा है 55? उसे समझते हैं। फ्लाई ऐश में सिलिका, एल्युमिनियम, कैल्शियम और ऑक्साइड होते हैं। बात सही है। फ्लाई ऐश जल संधारण क्षमता, मिट्टी के वर्तित्र सुधार करता है, ये भी बात सही है। हाल ही में अंटार्कटिका के अंदरूनी हिमानी परत में फ्लाई ऐश के साक्ष्य पाए गए हैं। ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहा है 56? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण NTCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन पर्यावरण संरक्षण 1986 के तहत किया गया है। इसकी स्थापना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की अध्यक्षता में की गई है। यह अखिल भारतीय स्तर पर बाघों का आकलन करता है तथा बाघ अभ्यारण्यों का संचालन की वार्षिक योजना बनाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। क्या है? कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको किया गया था, जबकि इसका स्थापना पर्यावरण वन मंत्रालय परिवर्तन अध्यक्षता और अखिल भारतीय स्तर पर बाघों का आकलन करता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या कह रहा है 57? इसे समझते हैं।
मिशन 50K EV4ECO, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसका उद्देश्य? पर्यावरण अनुकूलन कृषि पद्धतियों के माध्यम से मृदा की उत्पादकता को बढ़ाना है। इस मिशन के तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी पात्र छोटे सीमांत किसानों को जैविक आगतों को खरीदने के लिए ऋण प्रदान करेगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? क्या हैं? कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन मित्रों क्या हैं? पूर्णतः गलत हैं, क्योंकि मिशन 50 को का जो मतलब है उसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन देने के लिए योजना शुरू की गई थी। किसको? पारिस्थितिकी तंत्र को, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने की बात की गई थी सिडबी के छोटे सीमांत, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक सही ना दो सही, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में चर्चा में रहा प्रयाग मंच संबंधित है नदी जल गुणवत्ता के योजना की निगरानी के लिए रियल टाइम विश्लेषण केंद्र से। दूसरा क्या है आपका? स्कूल छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को कौशल विकास के शैक्षिक पहल से। महानगरीय शहरों में वायु प्रदूषण की निगरानी की ऑनलाइन डैशबोर्ड से। प्राचीन भारतीय शहरों की लुप्त सांस्कृतिक विरासत की पुनः स्थापना करने के पहल से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो प्रयाग जो है वो है आपका यमुना, गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए रियल टाइम विश्लेषण से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या है? कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? कार्बन सघन उत्पादों के आयात को प्रोत्साहित करना, कम कार्बन वाले उत्पादों पर टैरिफ लगाना, घरेलू उद्योगों को कार्बन रिसाव से बचाना, पर्यावरणीय विचारों के बिना मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। ये इसके सही होंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होगा? घरेलू उद्योगों को कार्बन रिसाव से बचाना, ये बात बिल्कुल सही होगी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60B पर। की स्टोन प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये किसी अधिवास स्थान की संरचना, कार्यप्रणाली, उत्पादकता में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। ये अधिक हिंसक होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला में अन्य प्रजातियों को नियंत्रित करते हैं। इनके विलुप्त होने से महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हो सकता है। की स्टोन के बारे में बात की जाती है, तो देखते हैं कौन सी बात यहाँ पर सही है। पहला क्या है? ये किसी आदिवासी स्थान की संरचना, कार्यप्रणाली या उत्पादकता की विशेष भूमिका निभाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अत्यधिक हिंसक होते हैं, खाद्य श्रृंखला में उनको नियंत्रित कर, ये बात गलत है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हिंसक हों, लेकिन खाद्य श्रृंखला की प्रजातियों को नियंत्रित करते हैं, ये बात क्या है? हमारी गलत है। इसके विलुप्त होने से पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी 1 और 3 बातें सही हैं, दूसरी बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या कह रहा है 61? उसे समझते हैं। भारत की पंचामृत रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पंचामृत रणनीति क्या है? ऊर्जा की 50% ज़रूरतें नवीकरणीय स्रोतों से पूरी होंगी। कितनी? पंचामृत रणनीति के अंतर्गत ऊर्जा की 50%, ठीक है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। गैर जीवाश्म क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचाने के प्रयास, ये भी सही है। कुल अनुमानित कार्बन 1 अरब टन की कमी की जाएगी, ये भी सही है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन की क्षमता के लक्ष्य को प्रयास किया जाएगा, ये बात गलत है। लेकिन ये बात अगर हम बात करें कार्बन उत्सर्जन की शून्य नहीं, 2070 का लक्ष्य रखा गया है। शून्य का जो लक्ष्य है वो 2070 का है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। डी सही, 3 स्टेटमेंट सही हैं।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर और देखते हैं कार्बन क्रेडिट में परमिट खरीदना और बेचना शामिल होता है जो परमिट धारकों कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये बात क्या है हमारी, सही हो रही है या गलत, इसके बारे में बताना है। दूसरा क्या कह रहा है, कार्बन ट्रेडिंग देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देने की एक वित्तीय प्रोत्साहन है। नहीं, कार्बन उत्सर्जन को घटाने का एक वित्तीय प्रावधान है। पहला गलत, दूसरा, जबकि पहला हमारा क्या है, सही है। तो कथन कौन सा सही होगा, सी हमारा सही होगा, जिसमें एक सही 2 गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या कह रहा है 63, उसको समझते हैं। ऊर्जा और आर्थिक विकास के संदर्भ में गैस आधारित, क्या है, गैस आधारित अर्थव्यवस्था शब्द का क्या अर्थ है। एक अर्थव्यवस्था जो मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस संसाधनों को निर्यात पर निर्भर हो। 2, एक आर्थिक प्रणाली जो प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस को उत्पादन और उपयोग पर निर्भर हो। सी, एक आर्थिक मॉडल सतत विकास के लिए हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय गैसों के उपयोग पर जोर देने वाला हो। एक आर्थिक रणनीति जो विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन हाउसों के उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित हो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो ऊर्जा आर्थिक विकास के संदर्भ में गैस आधारित यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। आर्कटिक प्रवर्धन निम्नलिखित में से किस स्थिति को कहा जाता है, क्या सर्वोत्तम है। आर्कटिक में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि होती है, नहीं। आर्कटिक में समुद्री बर्फ की मात्रा में कमी से सौर विकिरण अवशोषण में वृद्धि होना, ये भी नहीं। वह घटना जहां आर्कटिक में तापन वैश्विक औसत तापन से तेजी से होता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसी को आर्कटिक प्रवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी के वायुमंडल, भूमि, महासागर, मौसम और जलवायु के साथ इसके संपर्क को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए समर्पित है। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठनों का गठन करता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन क्या हैं सही के बारे में बात की जा रही है, तो पृथ्वी के वायुमंडल, भूमि उपयोग से संबंधित, ठीक है, वायु संपर्क एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से समर्पित है, ये बात सही है। गैर सरकारी संगठन जो जलवायु परिवर्तन के संगठनों को गठन करता है, ये बात गलत है। ये गैर सरकारी संगठन जो बात की गई है ये नहीं, ये अंतर सरकारी संगठन है। क्या है, अंतः सरकारी संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, ये बात बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। सूर्य प्रभामंडल सन हालो की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, यह एक बहुरंगीय वलय है जो सूर्य को घेरे हुए इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है, ये बात बिल्कुल सही है। वायुमंडल में निलंबित हिमकणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन, प्रकीर्णन और प्रकाश अपवर्तन का परिणाम है, ये भी बात बिल्कुल सही है प्रभामंडल की। नेक्स्ट क्या है, अगला पॉइंट, कौन से कथन इसमें सही हैं, तो दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल संदूषक हैं और स्वास्थ्य समस्याएं हैं। फ्लोराइड, दंतक्षय, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, लेड, प्रजनन तंत्र उपयुक्त में से कितने युग्म सही हैं, उपयुक्त में से कितने युग्म सही हैं। फ्लोराइड दंतक्षय के हैं, बात बिल्कुल सही है। नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं। लेड प्रजनन तंत्र प्रभावित होते हैं। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है 68, उसे समझते हैं।
इमली के बीज, झिल्ली प्रौद्योगिकी, मोरिंगा शहद के बीज, विद्युत लेपन। उपरोक्त में से जल प्रदूषण के उपचारक के तरीके हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। ठीक है, क्या है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इमली के बीज और गरी की जो होती है उससे जल प्रदूषण को रोका जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें झिल्ली प्रौद्योगिकी, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से भी जल प्रदूषण को रोका जाता है। ठीक है, और विद्युत लेपन से जल प्रदूषण को रोका जाता है, जबकि सहव्यजन के बीज से ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर और देखते हैं 69 क्या कह रहा है। जैव आवर्धन किसी जीव के उसके पूरे जीवन काल में होता है। उसके परिणाम स्वरूप अधिक वायु वाले जीवों में इसकी सांद्रता उच्च होती है। जैव संचयन तब होता है जब निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक रसायन स्थानांतरित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आहार श्रृंखला में शीर्ष परभक्षियों में उच्च सांद्रता होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? उपरोक्त में से अगर हम बात करें तो ये दोनों कथन मित्रों क्या हैं? पूर्णतः गलत हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70 उसे समझते हैं। 70 देखिए मित्रों, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों से समृद्ध जल निकाय सघन पादपों की संख्या का समर्थन करते हैं। यह मार्जन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अबाधित जलीय वातावरण में होती है, जिससे जल को मृदा और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों की परतों का माध्यम से निस्यंदित किया जाता है। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन का अत्यधिक प्रवाह है, जिससे ऑक्सीजन युक्त जल निकाय का निर्माण होता है। यह मुख्य रूप से प्राचीन आबादित जलीय वातावरण में होता है, जिसमें कोई मानवीय गतिविधि अथवा पोषक तत्व नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा, उस पर जाते हैं। सुपोषण क्या है? ये ऐसी प्रक्रिया जिसमें पोषक तत्वों से समृद्ध जल निकाय सघन पादपों की संख्या का समर्थन करता है। ये बात बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 71? अपरद खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। इसकी शुरुआत जीव की मृत्यु के साथ होती है। ये बात बिल्कुल सही है। यदि अपरद जल में विलय पदार्थ प्रचुर मात्रा में हो तो अपघटन प्रक्रिया धीमी होती है। ये बात गलत है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या कह रहा है 72? लिखे कथनों पर विचार कीजिए। कुछ जीव अपने जीवन काल ठीक है, और कई बार जैसे अधिकांश पक्षी और स्तनधारी परिवार और ये भी बात सही है। चारों बातें क्या हैं? क्या कह रहा है?
क्या है? भारतीय दंड संहिता उस तरीके को निर्धारित करती है जिससे अंतर्गत मृत्युदंड पाए व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। ठीक है। ठीक है। दूसरा क्या है? भारतीय संविधान में राज्यपाल को राज्य विधि के अंतर्गत दिए गए मृत्युदंड को क्षमा करने की अनुमति प्रदान करता है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें कि मृत्युदंड की प्रक्रिया की बात, तो मित्रों मृत्युदंड की जो प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 354 की भाग 5 के अंतर्गत परिभाषित करता है और परिभाषित की गई है कि तब तक व्यक्ति को मृत्युदंड के अनुसार दंडित किया जाएगा या मृत्युदंड दिया गया है तो उसका मतलब उसे फांसी दी जाएगी और वो तब तक लटका रहेगा जब तक उसके प्राण ना निकल जाएं। ये परिभाषित की गई है, जबकि यहाँ पे दी गई है पाए गए व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। ये बात गलत हो गई। भारतीय संविधान में राज्यपाल भारतीय संविधान में मृत्युदंड को क्षमा में नहीं कर सकता, चाहे वो राज्य के अधीन हो या ना हो। केवल राष्ट्रपति को ये ताकत दी गई है, यानी दूसरी भी बात क्या है हमारी? गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो राज्यपाल बहुमत परीक्षण का आह्वान कर सकता है। राज्यपाल दल के सदस्यों के बीच आंतरिक मतभेदों के आधार पर बहुमत परीक्षण का आह्वान नहीं कर सकता। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक और ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो विधानसभा सत्र चल रहा है तो राज्यपाल बहुमत परीक्षण का आह्वान कर सकता है? नहीं कर सकता है। राज्यपाल दल के सदस्यों के बीच आंतरिक मतभेदों के आधार पर नहीं कर सकता, आह्वान नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है। जब तक बात सदन से नहीं आती तब तक नहीं कर सकता, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट बी हमारा सही है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी डिक्री पारित करने या ऐसा आदेश देने का विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। ये बात बिल्कुल क्या है? साक्षात सही बात की गई है। यह न्यायिक सक्रिय मार्ग का प्रशस्त करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर जो बातें की गई हैं वो तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और ये सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। कौन सी शक्ति है मित्रों? विवेकाधीन शक्ति है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्या है 77? उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक IIPI जारी करता है? क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, व्यापार, WTO, WIPO विश्व बौद्धिक संपदा, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो IIPI जारी करने वाला जो है वो कौन है? IIPI यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक USA चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है। कौन करता है? USA का चैम्बर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या कह रहा है? आत्म अभिसंमन सेल्फ इंक्रिमिनेशन के विरुद्ध सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुसार किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सही है। आत्म अभिशंसन के विरुद्ध सुरक्षा मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य दोनों तक विस्तृत है। ठीक है, दोनों तक क्या है? विस्तृत है। तो ये भी बात क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। इसका विस्तार आपराधिक कार्रवाई और सिविल कार्रवाई दोनों तक है। ये बात गलत है। आपराधिक कार्रवाई के लिए इसका विस्तार नहीं किया जा सकता, यानी केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। भारतीय विधिज्ञ परिषद VCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए। यह अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत संसद द्वारा बनाई गई एक सांविधिक संस्था है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो किसी सरकारी प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करता। 3, इसके पास देश में दंडिक विधि का निर्माण और कार्यान्वयन करने का अधिकार है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे मित्रों ये कौन से कथन यहाँ पर सही होंगे उसके बारे में देखते हैं। ये अधिवक्ता अधिनियम 1961 संसद द्वारा सांविधिक संस्था है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र निकाय किसी प्राधिकरण नहीं, ये स्वतंत्र निकाय नहीं है। इसके पास देश में दंडिक विधि का निर्माण और कार्यान्वयन करने का अधिकार, ये भी बात बिल्कुल गलत है, ये नालसा के अंतर्गत है। नेक्स्ट यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 80, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार, बताइए हमको भी। यह भारत में वर्ष 1822 तक सऊदी अरब के बाद विश्व में दूसरा सबसे हथियारों का बड़ा आयातक था। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक, भारत में सबसे बड़ा आयातक बना है। भारत जो है हथियारों का सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पर है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, रूस ने 1822 के भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें स्टेटमेंट में। यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी की गई, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या कह रहा है 81? विदेशी संशोधन विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम विदेशी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति गैर सरकारी NGO के अधिनियम तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। यह अधिनियम चुनाव के लिए प्रत्याशियों, पत्रकारों और समाचार पत्रों और मीडिया प्रसारण कंपनियों विदेशी निधि प्राप्त पर प्रतिबंध लगाता है। तो यहाँ पर यदि बात करें कौन सी बात सही होगी उसके संदर्भ में बताना है, तो कौन से स्टेटमेंट इसमें सही होंगे इसके बारे में बताना है मित्रों। यह अधिनियम विदेशी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, नहीं, यह अधिनियम विदेशी मंत्रालय द्वारा नहीं, यह स्वैच्छिक संगठन FCRA के अंतर्गत किया जाता है। इसमें दान देने से इच्छुक व्यक्ति NGO के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है, ये बात सही है। यह आम चुनाव प्रत्याशियों, मीडिया कंपनियों द्वारा बात की जाती है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें कितने कथन सही हैं? इसमें मित्रों 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या है 82 पर? नवप्रवर्तन, एकीकरण और सतत शहरी निवेश कार्यक्रम के संदर्भ में विचार कीजिए। सिटीज कार्यक्रम भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन का एक अपघटक है। यह आसान शहरी कार्य मंत्रालय, एजेंसी, फ्रैंचाइज, AFD, यूरोपीय संघ, राष्ट्रीय शहरी संस्थान का एक संयुक्त कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें इस सिटीज स्मार्ट कार्यक्रम जो है एक उपघटक है, ये बात बिल्कुल सही है। ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की फ्रैंचाइज एजेंसी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा या विश्व बैंक द्वारा। तो ये जारी किया जाता है मित्रों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। किस स्थिति और गैर सूचीबद्ध कंपनी पर एंजल टैक्स लगाया जाता है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए एंजल टैक्स क्या है। ऐसी कुछ कंपनियां जो अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह काम कर रही हों, साथ ही निवेशक पहले शेयर निर्गमित इन कंपनियों के शेयर खरीद प्रतीक्षा करते हैं, ऐसी स्थिति में बात की जाती है कौन सा एंजल टैक्स है?
जब भी उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर शेयर निर्गमित करते हैं, ठीक है, तब वे उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर शेयर निर्गमित करते हैं तो उनके बॉन्ड मूल्य और बाजार मूल्य की अपेक्षाओं को दर्शाता है। ये टैक्स एंजल टैक्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर और देखते हैं 85 क्या कह रहा है। भारत के वस्त्र क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र कृषि के बाद भारत में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा प्रदाता है। टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के लिए पीएम मित्र योजना प्रारंभ की गई है। भारत बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका देशों को शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त करता है। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी होते हैं। कितने कथन सही हैं? क्या है इसमें? कितने कथन सही हैं? तो ये मित्रों तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या कह रहा है 86? सोशल स्टॉक एक्सचेंज एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र स्टॉक के रूप में किया गया है। ओके यह सामाजिक कल्याण उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या है? सामाजिक कल्याण उद्देश्य इसका गठन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र स्टॉक एक्सचेंज के रूप में किया गया। नहीं, स्वतंत्र नहीं, इसका नाम है आपका सोशल, क्या है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में किया गया है। पहला गलत। यह सामाजिक कल्याण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर और देखते हैं 87 क्या कह रहा है। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बात बिल्कुल सही है। हवाई प्रशांत महासागर में द्वीपों का एक समूह है। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि प्रशांत महासागर में 51% तक के टोटल संख्या के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है उसे समझते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत मानकीकरण और चिन्हांकन कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया था। 2 छत के पंखे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनिवार्य तारांकीय चिन्हांकन दायरे में आ गए हैं। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट मित्रों क्या हैं? पूर्णतः सही हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या है? नील कुरिंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। यह एक झाड़ी है जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में 16 वनों में उगती है। नील कुरिंजी के फूल प्रत्येक 8 वर्ष में एक बार खिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नगर होल राष्ट्रीय उद्यान नील कुंजी का व्यापक रूप से खिलने के लिए जाना जाता है। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय एमओसी नीलकुंजी वन संरक्षण अधिनियम 1972 से सूची 2 के तहत सूचीबद्ध है। तो यहाँ पर बात करें तो यह दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के 16 वनों में उगती है। ये बात बिल्कुल सही है। नीलकुंजी वन प्रत्येक 8 वर्ष नहीं, प्रत्येक 12 वर्ष में खिलते हैं। नगर होल राष्ट्रीय उद्यान नहीं बल्कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। पर्यावरण अनुसूची 2 नहीं, अनुसूची 3 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? 3 के अंतर्गत। तो कौन सा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना समुद्री कानून के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो मित्रों इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो कथन सही है
उसके बारे में कहाँ पर है? पहला कथन तो सही है, जबकि इसका मुख्यालय पेरिस में नहीं, जमैका। कहाँ पर? जमैका में है, किंगस्टन के जमैका में है। दूसरा गलत, पहला सही, एक हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर और देखते हैं 91। शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन विमोचनकर्ता, एस्ट्रैक, ऊर्जा मंत्रालय, मदद, वित्त मंत्रालय, अतिथि और विदेश मंत्रालय। उपरोक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक युग्म, केवल दो, सभी तीन, या उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो एस्ट्रैक ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत मोबाइल एप्लीकेशन विमोचन करता है। मदद अगर हम बात करें तो मदद जो है वो वित्त नहीं, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? विदेश मंत्रालय के अंतर्गत अगर हम मदद की बात करें। ठीक है, अगर हम अतिथि ऐप की बारे में बात करें तो अतिथि ऐप प्रणाली केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? वित्त मंत्रालय के। तो ये गलत, ये गलत, केवल एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्या कह रहा है 92, उसे समझते हैं। डार्क स्काई रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख में हानले भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। ओके। डार्क स्काई स्थान प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण पर निर्भर करता है, जिसे अर्ध तापमापी पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये अंधेरे में प्रदूषण की बात करता है, अंधेरे, अंधकार। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत हो गया। यह तारों भरी रातों में असाधारण तथा विशिष्ट गुणवत्ता वाली भूमि को दिया गया है, यानी पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 893। ग्रेटर स्कूप की चर्चा कभी कभी निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में की जाती है? लोकटाक झील में देखी गई बतखों की दुर्लभ प्रजाति, आर्कटिका में देखी गई पेंगुइन की प्रजाति, पश्चिमी घाट में पाए गए सांप की दुर्लभ प्रजाति, इंडोनेशिया में स्थित सील्ड ज्वालामुखी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो लोकटक झील में देखी गई बतखों की दुर्लभ प्रजाति, ये ऑप्शन हमारा सही होगा ग्रेटर स्कूप के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। जल मंत्रालय, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की एक अकादमिक शाखा है। क्या है? अकादमिक शाखा, जो पूर्णतः जल मुद्दे पर केंद्रित है। ये दोनों स्टेटमेंट मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। एशिया जल पक्षी गणना AWC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह वेटलैंड इंटरनेशनल WI के द्वारा क्या है? समन्वित ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर वर्ल्ड स्पेस का एक हिस्सा है। भारत में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी UN के संयुक्त रूप से समन्वित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपयुक्त में से अगर हम बात करें कि वेटलैंड इंटरनेशनल के समन्वित है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये हिस्सा इसका ठीक है, तो वेटलैंड इंटरनेशनल ये हिस्सा इसका है भारत में, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, भारत में बॉम्बे नेचुरल WI वैश्विक लाभकारी संस्था है। ठीक है, WI का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या कह रहा है? मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जल कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि यह गुजरात की एक समुदाय आधारित प्रयोगात्मक परियोजना है, जिसके अंदर किसान झींगा कृषि के लिए तालाबों के आसपास मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव
वृक्षारोपण करना आवश्यक है। तो ये गुजरात नहीं मित्रों, ये पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, यानी पहला गलत हो गया। इसकी कल्पना नेचर, एनवायरनमेंट, वर्ल्ड वाइड सोसाइटी, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर और देखते हैं 97 क्या कह रहा है। हिमालय सीमा के निकट भूमि धसाव पर्यवेक्षण करने हेतु निम्नलिखित में से किस समिति को भेजा गया है? जेसी पंत, महेश चंद्र मिश्र, केसी अग्रवाल और होता समिति। तो ये भेजे हैं महेश चंद्र मिश्र समिति के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ICAO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है? इसकी स्थापना 1947 में नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय के तहत की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात क्या है? इसका लक्ष्य वैश्विक नागरिक उड्डयन प्रणाली का विकास करना, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। सी स्टेटमेंट हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या कह रहा है 99? उसे समझते हैं। बायोबाब वृक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दक्षिण अमेरिका का स्थानिक प्रजाति है। यह अपनी असाधारणीय दीर्घायु बेरल जैसे तने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अमेरिका स्थानिक प्रजाति है। तो ये मित्रों अमेरिका की स्थानिक प्रजाति नहीं, ये इंडोनेशिया किसकी है मित्रों? एडोनोसिया जीनस संबंधी कहाँ की? दक्षिण अमेरिका की नहीं, बल्कि अफ्रीका की स्थानिक प्रजाति है। पहला गलत। ये अपनी असाधारण दीर्घायु और बैरल जैसे तने के लिए जाने जाते हैं। ये बात सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। नदी शहर गठबंधन RCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह शहरी नदियों की सतत प्रबंधन हेतु नदियों किनारे समर्पित मंच है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका एक अंतर्राष्ट्रीय सदस्य शहर डेनमार्क से है। बिल्कुल सही है। यह जल शक्ति मंत्रालय और गृह मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। यह जल शक्ति मंत्रालय और गृह मंत्रालय नहीं, आवासन और शहरी मंत्रालय की एक पहल है, यानी तीसरा हमारा गलत होगा। केवल 2 सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो मित्रों इस तरह आज हमने दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट नंबर 6 सॉल्व किया है। शीघ्र ही हम अन्य पेपरों को भी इसमें अपलोड करेंगे। तो आप उन पेपरों के लिए, उन मॉडल टेस्ट पेपरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और इसको शेयर करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर हमें बताइए, जिससे हम अपने आप को और सुधार सकें और आपको अधिक से अधिक और लाभान्वित कर सकें। इसके अतिरिक्त मित्रों इसके साथ ही हम दृष्टि IAS संस्थान के अलावा संस्कृति संस्थान और विजन IAS के पेपरों को भी शीघ्र ही अपलोड करने शुरू जा रहे हैं। और UP PCS को देखते हुए UP PCS के मॉडल टेस्ट पेपरों को शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और अपनी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।